तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलोरीमेट्री करा दिया था कंप्लीट। अब इसमें आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे। हीट का थर्ड चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हम गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। गैस के मॉलिक्यूल की डिफरेंट वेलोसिटी जो डिफाइन की गई हैं, जैसे आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। गैस का रियल बिहेवियर के बारे में, वंडर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि रियल बिहेवियर के बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो केमिस्ट्री में आप काफ़ी अच्छा पढ़ते हो उसके बारे में, फिजिक्स में उतना नहीं है। केवल वंडर वाल इक्वेशन तक सीमित रखेंगे, वो भी ब्रीफ में, ठीक है। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन फ्री पाथ वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पूरा चैप्टर गैस पर ही है, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने कैलोरीमेट्री पढ़ा, तो उसमें लिक्विड सॉलिड को भी गर्म किया, ठंडा किया, उसके टेम्परेचर में चेंज देखा। थर्मोमेट्री उससे पहले पढ़ा, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, तो सॉलिड लिक्विड गैसेस सबके एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा। ये चैप्टर स्पेसिफिकली गैस के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले गैस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। और गैस में भी फिर दो तरह के केसेस हम लेते हैं, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या वास्तव में कोई आइडियल गैस होती भी है, या हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं एक आइडियल गैस को मानने के लिए, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे, गैस क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन अ गैस, ठीक है। तो अब जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 3 हीट का, और नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यही सेम चैप्टर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बिहेवियर ऑफ गैसेस या गैसियस स्टेट के नाम से वहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो काफी पोर्शन आप इस चैप्टर का देखेंगे, मिलता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। हालांकि जैसे मैंने कहा कि गैस के रियल बिहेवियर के बारे में हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, डेविएशन के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले जितना आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हो सकता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मिल जाएंगे रियल बिहेवियर से रिलेटेड और डेविएशन से रिलेटेड, लेकिन वो क्वेश्चन प्रॉपर केमिस्ट्री का होगा, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले गैस क्या है, हम गैस के बिहेवियर के बारे में और वेरियस गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, गैस की स्पीड के बारे में, मॉलिक्यूल की स्पीड के बारे में। इन दिस चैप्टर we will study about behavior of gases, various gas laws, etc. तो सबसे पहले गैस क्या है, तो गैस को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो मैटर की वो स्टेट है, एक तो मैटर की वो स्टेट है जिसका न तो फिक्स्ड शेप होता है और न साइज होता है। यानी कि मैटर की तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम दो क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, सॉलिड वो मैटर की स्टेट है जिसका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, शेप भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। गैस वो स्टेट है मैटर की जिसका न तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है न ही शेप फिक्स्ड होता है। और इसकी वजह ये है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, और इसकी वजह से गैस का शेप और साइज दोनों ही फिक्स्ड, या वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड नहीं होते। सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, ठीक है।
तो इसी के यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, it is the state of matter, it is the state of matter which neither has fixed volume nor fixed shape, ठीक है, because intermolecular forces are weakest as compared to solid and liquid, ठीक है। इंटरमोलिकुलर सबसे फोर्स सबसे वीक होते हैं, तो इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद गैस की बात हो गई, आइडियल गैस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो आइडियल गैस के लिए ही पढ़ने वाले हैं। तो आइडियल गैस क्या होती है? तो आइडियल गैस वो है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है। आइडियल गैस वो है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जीरो होता है, जीरो, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी जीरो होता है, और इसकी वजह से हम इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। किसे नहीं लिक्विफाई कर सकते? आइडियल गैस को। चाहे हम प्रेशर को कितना भी बढ़ा लें, ठीक है, टेम्परेचर को कितना भी लो कर लें, इस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं, ठीक है। वीकेस्ट क्या जीरो ही होते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो हो जाए, कुछ तो होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गैस कोई भी आइडियल नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, गैस कोई भी आइडियल नहीं होती, बट हम उसको आइडियल बना लेते हैं, कुछ कंडीशन एज्यूम करते हैं, कुछ कंडीशन हम मानते हैं, और उनके बेसिस पे गैस को हम आइडियल एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस वो है जिसे हम लिक्विफाई नहीं कर सकते किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर, बट रियल प्रैक्टिस में क्योंकि कोई गैस आइडियल होती नहीं है, तो हम हर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और लिक्विफाई तब होगा जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास तब आएंगे जब प्रेशर ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल पास तब आएंगे जब टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना लो होगा उनमें कम्युनिकेशन उतनी देर ज्यादा देर तक रहेगा, वो कांटेक्ट में या पास ज्यादा रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल में कम्युनिकेशन में कहूँ कि जो फोर्स है इंटरेक्टिव वो कम लगेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा, वेलोसिटी कम होगी, तो पास से जब गुजर रहे होंगे तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही थे सही, लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस केस वो ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेंगे या एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना हो तो इसके लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है। प्रेशर हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर लो होना चाहिए। प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, अगर लिक्विफाई करना है तो। लेकिन अगर लिक्विफाई नहीं करना, उसको आइडियली बिहेव कराना है, तो फिर उल्टा करना पड़ेगा। और उल्टा ये है कि टेम्परेचर को कर दो हाई और प्रेशर को कर दो लो। टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, तो कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी, यानी कि कोई भी रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी। ये सबसे पहली कंडीशन है, ये सबसे पहली कंडीशन है, और ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है कि अ रियल गैस बिहेव्स आइडियली व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो, ठीक है। मैं लिखा देता हूँ इस बात को। तो एन आइडियल गैस इज वन which cannot be liquefied, an ideal gas is one which cannot be liquefied. An ideal gas is one which cannot be liquefied
under any pressure and temperature because intermolecular forces are zero। ठीक है, ये आइडियल के केस में है। दो नो गैस इज परफेक्ट और आइडियल, कई बार परफेक्ट गैस भी कह देते हैं, कई बार आइडियल भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो नो गैस इज परफेक्ट और आइडियल, however helium is the closest example of helium is the closest example of helium is the closest example of ideal gas। helium is the closest example of ideal gas। ठीक है, helium is the closest example of ideal gas। अब देखिए, सभी गैस रियल होते हैं, all gases are real, all gases are real and they can be liquefied, they can be liquefied under high pressure and low temperature। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, इसी के उल्टा अगर हम बात करें तो एक रियल गैस को अगर हमें आइडियली बिहेव कराना है, अ रियल गैस कैन बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर। अब ये दोनों चीजें उल्टी हो गई, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है। मालूम पड़ा जल्दबाजी में गलत करे आए आप। लो प्रेशर एंड हाई temperature, a real gas can behave ideally at low pressure and high temperature। ठीक है, और लिक्विफिकेशन किसी गैस का liquefaction of a gas depends upon liquefaction of a gas depends upon liquefaction of a gas depends upon coefficient of attraction। कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ए, ये ए को कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये कहाँ पढ़ा है कभी अगर ध्यान आए तो वंडरवाल इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। वंडरवाल इक्वेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी। इसमें ये जो ए है और ये जो बी है, इनको वंडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं हम। और इसमें ये जो ए है ना, इसी को कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं, यही डिसाइड करता है कि कौन सी गैस कितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसमें, क्योंकि कोई गैस आइडियल तो है नहीं,
बट उसको आइडियल बना सकते हैं कुछ अजम्पशन लेके, ठीक है। वो अजम्पशन क्या है, काफी सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में पढ़ोगे, लेकिन 4-5 मेन हैं जिन्हें आप याद रख सकते हो और माइंड में रहने चाहिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेन मेन मैं आपको लिखाऊंगा, बहुत सारे हैं, याद नहीं करने, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है कि एजम्पशन 10 एजम्पशन वहां पे पूछे जाएंगे और तब उसको आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेन पॉइंट्स जो है वो कम से कम याद रखिए, वो मैं आपको लिखाऊंगा। तो नो गैस is ideal, as no gas is ideal, but a real gas can behave ideally under following assumptions, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो assumptions हम मान के चलते हैं। तो assumptions of KTG, assumptions of KTG, और इसमें पहला है कि जब हम गैस की बात करते हैं, जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में 2, 4, 10, 20, 50 और लाख करोड़ अरब मॉलिक्यूल नहीं, इससे भी कहीं कहीं ज्यादा, मैंने कहा करोड़ अरब नहीं, तो मैंने कहा इससे भी कहीं ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा। और ये अमाउंट इतना ह्यूज होना चाहिए, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब आप इसका अंदाजा ये लगा सकते हैं कि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 अरब में 9 जीरो होते हैं, 1 खरब में 11 जीरो हो जाएंगे, और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 6 के आगे 23 जीरो हो जाएंगे। और ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है, 1 मोल हाइड्रोजन हम कह देते हैं, यानी सिर्फ 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम, मतलब अगर आप उसको पकड़ोगे वेट को 2 ग्राम को, तो एहसास भी नहीं होगा। उस 2 ग्राम हाइड्रोजन में, 4 ग्राम हीलियम में, ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन में, 28 ग्राम नाइट्रोजन में, 44 ग्राम CO2, ये कोई बड़ा मास नहीं है। इसमें एक एवोगैड्रो नंबर यानी 6 मान लो राउंड ऑफ करके, 6 इंटू 10⁻23, इतना ह्यूज अमाउंट होता है। ये आपको लग रहा होगा सर कितना ह्यूज है, बेटा ये इतना ह्यूज है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7 अरब है, 700 करोड़ है। अगर ये लोग काउंटिंग शुरू कर देना, और मान लो हर आदमी अपनी बचपन से काउंटिंग शुरू करे, हर आदमी, और हर आदमी 100 साल जीता है, तो 100 साल तक अगर हर आदमी काउंटिंग करना शुरू करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और वो भी 1 सेकंड में 10 तक गिन ले, सुनो मेरी बात को, आपने कभी सोचा नहीं होगा इस फिगर के बारे में इस तरह से कि कितना ह्यूज अमाउंट है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करना, कि हर आदमी 700 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, यूपी की बात नहीं कर रहा, आगरा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत बहुत छोटा हो गया यार, पूरी दुनिया से काउंटिंग करवा दो, और 700 करोड़ लोग, और मान लो हर आदमी 100 साल तक काउंट करता है, 100 साल जीता है, और बचपन से ही काउंटिंग शुरू कर देता है, जब बोलना शुरू नहीं करता, मैं कह रहा हूँ तब से ही काउंटिंग शुरू करा दो। 100 साल तक आदमी जीता है और 1 सेकंड में 10 काउंटिंग कर लेता है, जैसे 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन लेता है, तो भी वो 1 मोल गिन नहीं सकता। अगर बिलीव ना हो तो करके देख ले। और कैसे करना है, 700 करोड़ है तो 7 इंटू 10⁻11, तो यही हो गया, सॉरी 9 हो गया, और हर आदमी 100 साल तक जीता है, तो इंटू 100, 365 डेज, हर दिन में 86,400 सेकंड, और 1 सेकंड में वो 10 तक की काउंटिंग कर रहा है। केवल आप रफली देख लेना, जीरो भी काउंट कर लेना, ये जीरो भी 10 की पावर 18 19 तक पहुंच पाएंगे, 20 तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इतना ह्यूज अमाउंट है 1 मोल। अब आपको शायद पता लगा होगा कि 1 मोल कितना ह्यूज अमाउंट है। मैंने कहा ना, जब फिगर बताया काउंटिंग करवा दें, 1 सेकंड में भी आदमी 10 तक नहीं गिन सकता है, बहुत तेजी से भी गिनोगे तो, पर मैंने मान लिया, और 100 साल तक हर आदमी जीता नहीं।
और काउंटिंग जब करना शुरू करता है तब भी उसकी उम्र 100 तक काउंटिंग आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए तब भी 4-5 साल से तो काउंटिंग शुरू करेगा ही करेगा। फिर भी मैंने थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली आपको रियलाइज कराने के लिए, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि बहुत बड़ा अमाउंट। तो गैस में 10, 20, 50, 100 तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ लाख करोड़ भी छोड़ो, अरबों खरबों भी मॉलिक्यूल नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा होते हैं। यानी हम थ्योरेटिकली ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं और वो सभी रैंडम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। और जब ये टकराते हैं किसी जगह पर, तो कोई कंटेनर है या कोई बैलून है, तो ऑलमोस्ट हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां मॉलिक्यूल किसी भी समय टक्कर न कर रहा हो। जैसे बैलून का ही एग्जांपल लें, तो जब उसमें गैस भर देते हैं बैलून फूला हुआ रहता है, इन्फ्लेटेड रहता है, ठीक है, फूला हुआ रहता है क्योंकि अंदर मॉलिक्यूल लगातार टक्कर कर रहे होते हैं। एक टक्कर करके हट रहा होता है तब तक दूसरा आ जाता है, दूसरा हटेगा तब तक तीसरा आ जाएगा, तो वो जगह क्या रहेगी, फोर्स उस पर लगता रहेगा जिसकी वजह से वो फूला रहेगा। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल नहीं होते, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। सबसे पहले ये है कि जब हम गैस की बात करें तो मीनिंगफुल तब होगा जब उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये नहीं कि 4 मॉलिक्यूल की और एक गैस कह दी है। और जितने भी गैस के फॉर्मूले हैं वो तभी निकाले गए जब इतना बड़ा अमाउंट होता है। एक मोल का आइडिया मैंने दे दिया, अब उस एक मोल में भी जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो जरा सी है, लेकिन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। तो गैस कंटेन गैस कंटेन्स large number of molecules moving randomly in all directions. A gas contains large number of molecules moving randomly in all directions. पहला। दूसरा, size of gas molecules is very small. Is very small and therefore volume of gas molecule in container। देखो पूरे कंटेनर में गैस फैली होती है, लेकिन जो एक्चुअल में जगह घेरते हैं ना मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल एक्चुअल में जगह घेरते हैं वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन कंटेनर इज नेग्लिजिबल। वैसे पूरे कंटेनर को घेर के रखती है क्योंकि रैंडमली चल रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। नेग्लिजिबल हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर मान लो गैस के मॉलिक्यूल को रोक दिया जाए चलना, तो ऑलमोस्ट कंटेनर खाली दिखाई देगा। गैस के मॉलिक्यूल काफी है लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह क्या होती है, खाली होती है। तीसरा, जब गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते, ठीक है, और अगर फोर्स लगाते हैं तो केवल टक्कर के दौरान लगाते हैं, दूर से नहीं लगाते, न तो आपस में और ना ही कंटेनर की दीवारों पे। अगर ये लगाना शुरू कर देंगे तो फिर वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट था ना, आइडियल गैस में कहा था मैंने कि मॉलिक्यूल आपस में फोर्स नहीं लगाते, तो फिर वो सही हो जाएगा कि फोर्स लगाते हैं। तो हम यहाँ यही मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल आपस में फोर्स नहीं लगाते, ना कंटेनर की दीवारों पे, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है। केवल टक्कर होगी उस दौरान लगाएंगे, दूर से नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट exert any force on each other, any force on each other. Gas molecule do not exert any force on each other and on the walls of container except during collision। केवल टक्कर जब होगी तब फोर्स लगेगा, दूर से नहीं।
thus pressure of the gas in container is due to force exerted by the molecules of gas during collision यानी जब टक्कर होगी तो टक्कर के दौरान जो फोर्स लगेगा वो। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट, ऑल द कोलिजन्स जो गैस के, हाँ बोलो सर। वो जो फोर्स होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी या पर मतलब चेंज भी करेगी उसमें? तो नहीं, वो चेंज करेगी। फोर्स जो आएगा, फोर्स जो होता है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। ये मॉलिक्यूल सारे बराबर थोड़ी चलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी का मतलब है, अगर इलास्टिक कोलिजन में जो इसमें लिखने जा रहा था, तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं तो 2mv बाई डेल्टा टी। तो अब जो वेलोसिटी है वो गैस के मॉलिक्यूल की सबकी एक जैसी थोड़ी होती है, वो तो अलग अलग होती है। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। हम जो लेके चलते हैं वो एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं गिवन टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, हर मॉलिक्यूल बराबर फोर्स नहीं लगाएगा। सभी मॉलिक्यूल जो चलते हैं उनकी स्पीड बराबर थोड़ी होती है, रैंडमली चल रहे होते हैं, वेलोसिटी भी अलग अलग होती है। बट इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो हम एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, एक एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं। लेकिन टेम्परेचर बदल दोगे वेलोसिटी बदल जाएगी, फोर्स बदल जाएगा, प्रेशर बदल। बात आई समझ में? ठीक है सर, ये सर। आर परफेक्टली इलास्टिक। ये भी हम मान के चलते हैं कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। शुरुआत में ही मैंने लिखा है assumptions। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है कि दो मॉलिक्यूल, जो कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है। न्यूटन के जो लॉ थे उनको ओबे करता है। ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सारे जो गैस मॉलिक्यूल है वो न्यूटन के मोशन के लॉ को ओबे करते हैं। ठीक, ये 5 पॉइंट मैंने लिखाए हैं। ये 5 पॉइंट काफी हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। होते तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, पर इतना ही अपने लिए काफी है। इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ती, नॉर्मली इतने से काम अपना चल जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गैस के आइडियल की, आइडियल गैस की। तो अब इसमें आइडियल गैस इक्वेशन हम लिखेंगे पहले, और उसके बाद गैस के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें मेरे ख्याल से इतनी बार आपने पढ़ ली होगी, तो P क्या है, V क्या है, nRT क्या है, ये सब आप जानते हो। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। P गैस का प्रेशर है, V गैस का वॉल्यूम है। गैस का वॉल्यूम से मतलब कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें गैस भरी है, क्योंकि गैस को तो तुम जिस कंटेनर में भर दोगे गैस उसी का वॉल्यूम ले लेती है। और ऊपर मैंने कहा भी है कि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ गैस है, लेकिन आप दूसरे कंटेनर में लेके गए, ट्रांसफर कर दिया, तो वो वॉल्यूम फिर चेंज हो गया गैस का। ठीक है, सॉलिड में ऐसा नहीं होगा, लिक्विड में ऐसा नहीं होगा कि आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रख दें सॉलिड या लिक्विड को तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, लेकिन गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो P प्रेशर, V वॉल्यूम,
अब देखिए ये P प्रेशर, P वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, तो P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, N नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ द गैस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर। तो जब वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलेंगे तो उसका मतलब वही है कंटेनर का जो वॉल्यूम है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, R को लेके हो सकता है पहले भी मैंने बताया हो। और T यहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, टेम्परेचर इन केल्विन है, इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। हमेशा केल्विन में ही रखना है क्वेश्चन में, चाहे वो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो, चाहे वो आपको फ़ारेनहाइट में दिया हो, रीमर में दिया हो, ठीक है, किसी भी नंबर पर, किसी भी टेम्परेचर में दिया हो, ठीक है, किसी भी नंबर पे हो, किसी भी स्केल पे दिया हो, ठीक है, किसी भी स्केल पे दिया हो, केल्विन में ही आपको लिखना है। अब बात आती है आर को मैंने लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि इसके बारे में कुछ बातें आपको जाननी है, और ये है आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब आर की वैल्यू मैंने पहले भी बताई, 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। हो सकता है पहले आपको बताया हुआ गया हो, पीछे साउंड मैंने पढ़ाई थी। तो देखो वैसे आप सब ने पढ़ा होगा 8.314, ये 8.314 जो को हमने 25/3 इसी को लिखा है। मैं आपको भी सलाह दूंगा, और अच्छी सलाह है, ये माननी चाहिए आपको, पहले भी शायद मैंने बताया होगा कि 25/3 यूज किया करो। देखो कभी भी यहाँ पे अगर आप सोचो 25/3 की जगह 8.314 आप लिखते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में आप इसको करोगे, 4 डिजिट है तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन 25/3 में आसानी रहेगी, एक तो 25 का टेबल याद भी ना हो तो याद होता है सबको, मतलब बना सकते हो। और 3 नीचे आ रहा है तो कई बार टेम्परेचर 300 केल्विन 600 केल्विन ऐसा आएगा, तो 3 से उसको आप आसानी से काट सकते हो, काटने में अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, है ना। तो अब ये मैंने कहा 25/3 यूज करना है, प्रेफर करना है। 8.314 आज के बाद कभी लिखना मत, फालतू टाइम वेस्ट होता है, किताबों में दिया होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और सवाल ये है कि अब ये जो हम वैल्यू लिखे हैं तो वो कब यूज करनी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रेशर है ये जब आपको एसआई में दिया हो, प्रेशर जब एसआई में दिया हो, ध्यान देना इस बात पर। कुछ बच्चों को याद भी होगा, मैंने बताया था ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो प्रेशर जब पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तब हम आर की वैल्यू 25/3 यूज करेंगे, तब हम आर की वैल्यू 25/3 यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में अगर दिया है तो फिर ये वैल्यू यूज नहीं करनी। देखो एन और टी में तो कोई सोचना ही नहीं है, एन नंबर ऑफ मोल है तो आप सोचें एन किस में दिया होगा, एन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गैस का मास दे रखा होगा, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर लेना। और टी डिग्री सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट है, किसी भी टेम्परेचर स्केल पे दिया हो, आपको उसको केल्विन में ही लिखना है, केल्विन में हमेशा लिखना है, ऑलवेज। क्वेश्चन बनना ही नहीं है कि इसमें आपने कहा सर ये डिफरेंट दिया हो, कन्वर्ट करके ही लिखना है। हाँ, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो आर की वैल्यू आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट है इसकी 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन है। आज के बाद कसम खा लो कि 8.314 को यूज नहीं करना है, फेंक दो उसको, उठाओ और कूड़े में फेंक दो। 8.314 सबसे वाहियात वैल्यू है, क्योंकि इसमें आप सोचो 4 डिजिट का बच्चे को मल्टीप्लाई करना है। एक तो इधर 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप आसानी से, 25 का डबल 50, 50 का
25 का 3 गुना 7500 हर किसी को याद होता है, इतना कोई भी बताएगा, है ना? तो ये आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है। दूसरी बात, अगर प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम लीटर में अगर होता है, तो ये जो आर की वैल्यू है, वैसे तो आर की वैल्यू 0.082 होती है, पर उसको भी थोड़ा एप्रोक्स हम लिख सकते हैं, और 0.082 ये एटीएम प्रेशर हो और लीटर में वॉल्यूम हो, और ये आपका मोल केल्विन। इसे वैल्यू को आप 1/12 ले सकते हो, 1/12। तो ये भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 12 में 4 into 3 आ रहा है, तो कहीं कोई 4 का टर्म भी मिल सकता है, 3 का भी मिल सकता है। और मान के चलो टेम्परेचर 300 केल्विन आ रहा है, तो 12 से 300 केल्विन 25 बार कट जाएगा सीधे, 300 केल्विन आया, इस तरह की वैल्यू, ठीक है? और इसको एटीएम लीटर मैंने बता दिया है 0.082, बट इसको आप 1/12 लिख के भी कर सकते हो, यहाँ मोल केल्विन। और अब एक तीसरी वैल्यू भी है, और वो है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में 2 कैलोरी को कभी यूज नहीं करना है। सुन लो, आपके मन में आ सकता है कि सर प्रेशर आपने बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में हो, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तो पहला ही सही सुना तुमने। और अगर सर प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम लीटर में हो, ठीक है, तो ये वाला यूज करेंगे। तो फिर ये कब यूज करना है? ये कभी यूज नहीं करना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में कभी यूज नहीं करना। फिर आपने कहा इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? इसकी जरूरत कभी कभी पड़ जाएगी, जैसे सीवी है, सीपी है, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। जैसे डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने कल देखा एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमने देखा एनसीपी डेल्टा टी। तो ऐसे सवालों में वहां सीवी सीपी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो सीवी का फॉर्मूला होता है भैया FR/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, कहाँ से आया वो मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए ये फॉर्मूला होता है, और ये आ चुका है मेडिकल में, पूछा गया, कल भी बता रहा था, 2 बार आ गया है। एक फॉर्मूला R/γ-1 पूछा जा चुका है, एक FR/2। ये जो FR/2 है, इसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है, आपने अगर पढ़ा हो तो मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है। अब R की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, और नीचे भी 2 है, 2 से 2 काटने का आपको जो है बहुत आनंद प्राप्त होगा 2 से 2 को काटने में, ठीक है? तो इस आनंद को आपको लेना है, लेकिन कब लेना है? जब सीवी और सीपी हो, ठीक है? ऐसे ही सीपी के लिए फिर FR/2, तो सीवी हो गया प्लस आर हो गया, तो ये यहाँ से देखो 3 आ जाएगा, और कैलोरी पर मोल पर केल्विन टाइप का इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, तो 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ऐसे ही सीपी की फिर इसमें आर की वैल्यू 2 और ऐड हो जाएगी, तो ये 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये 2 कैलोरी वाली वैल्यू आपको कहाँ यूज करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। गलती से भी कभी भी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में यूज नहीं करना। अगर इसे यूज भी करोगे तो फिर आपको वही करना है, 2 भी नहीं होती, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूँ तो 1.99 होती है, और इसमें कैलोरी को फिर जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4.18। तो ये वैल्यू लगभग लगभग आपकी वही 8.314 आ जाएगी, जिसको मैंने कहा कि इसको बिल्कुल डिलीट मार दो, आज से 8.314 बिल्कुल देखना नहीं, मैंने काट भी दिया इस वजह से 25/3, ठीक है? तो 2 कैलोरी की जरूरत ऐसी जगह पर पड़ती है सीवी सीपी वगैरह में। तो इस इक्वेशन में आपको कई बार क्या होगा, वहां गैस बता देगा मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, तो सीवी सीपी की वैल्यू आपको दी नहीं होगी क्वेश्चन में, तो आप गैस को देख के तुरंत अपनी तरफ से बना सकते हो सीवी सीपी की वैल्यू। जैसे डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। अब इतना टारगेट के बैच के बच्चे हो, 12th पास बच्चे हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पढ़ा तो होगा ही आपने, मैं भी पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, लास्ट में आएगा, तो वहां मैं आपको बता भी दूंगा, तो याद भी हो जाएगा। जैसे डाई एटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है? एफ की वैल्यू होती है 5। तो यहाँ पे 5 रख देते, तो ये वाली जो वैल्यू आई है 3 कैलोरी, ये 5 हो जाती है, क्योंकि आर की वैल्यू 2 से 2 चला जाता। ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? फिलहाल तो मैं हटा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया आर की वैल्यू, ये 2 कैलोरी का यूज आइडियल गैस इक्वेशन में नहीं करना है। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन के और भी फॉर्म है, आइडियल गैस इक्वेशन के और भी फॉर्म है। सबसे पॉपुलर फॉर्म आपके सामने मैंने लिखा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है? तो मेन मेन चीजें मैंने इसमें बताई। अब इसमें एन यहाँ नंबर ऑफ मोल है, 1 मोल होगा तो पीवी इक्वल्स टू आरटी आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से इसी का एक दूसरा फॉर्म भी है, और वो दूसरा फॉर्म है पीवी इक्वल्स टू एन एटी। चलो मैं अलग कंफ्यूजन ना हो जिससे, तो ये आ जाएगा आपका
PV इक्वल्स टू NKT, ये अदर फॉर्म है और इसकी भी काफी हम जरूरत पड़ती है और हम यूज करेंगे। अगर ऊपर के फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले को देखो, दोनों में जरा सा ही अंतर है, दोनों में जरा सा अंतर है। NKT, इसमें N कैपिटल में, ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताता बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, गैस में कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। और ये जो K है इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K जो होता है इसकी वैल्यू R/NA के बराबर होती है। किसके? Na क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर और R दोनों की वैल्यू फिक्स होती है। एवोगैड्रो अभी मैं बता ही रहा था, ठीक है, और आपको भी पता होगी। सो दिस इज व्हाट, एवोगैड्रो नंबर, यानी R को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो K मिल जाएगा, तो K की वैल्यू भी फिक्स्ड आती है और ये 1.38 10⁻³ -23 आ जाएगी। और यहाँ से इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, क्योंकि P और V का जो प्रोडक्ट होता है ना, ध्यान देना, बहुत काम की बात है, P और V का प्रोडक्ट हमेशा जूल का यूनिट देगा, P और V का प्रोडक्ट हमेशा जूल का यूनिट देगा। यानी P और V के प्रोडक्ट से हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और वो डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा जो एनर्जी का होता है, वही आएगा जो वर्क का होता है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने पीछे बर्नौली थ्योरम आपको पढ़ाई थी, तो वहां पे प्रेशर एनर्जी जब यूज किया था तो प्रेशर एनर्जी को हमने PV लिखा था, तो वो यही है। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम कट जाएगा तो प्रेशर बचेगा, बर्नौली थ्योरम में, आप पीछे याद आ रहा होगा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्यों ना R का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालिए, क्योंकि यूनिट तो हमने लिख लिया और K का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखा है। तो R का और K का डायमेंशनल फॉर्मूला भैया क्या होगा, तो ऊपर था PV इक्वल्स टू NRT, तो PV तो मैंने कहा PV क्या होता है, एनर्जी वर्क के बराबर आता है, तो वो लिख लो mL²T-2। और उधर NRT, तो N नंबर ऑफ मोल, तो मोल इनवर्स हो जाएगा, और T टेम्परेचर है, मालूम पड़ा T से T काट दिया, तो इसके लिए K-1 या θ-1 लिख सकते हो। इधर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए लिखोगे तो जूल पर केल्विन यूनिट देख के भी लिख सकते हो, mL²T-2 और θ-1, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब इसमें n यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सपोज एक ही है तो PV इक्वल्स NKT की जगह केवल KT आएगा। हालांकि ये मीनिंगफुल नहीं होगा, मैंने आपसे क्या कहा था, गैस कोई 1-2 मॉलिक्यूल 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ मॉलिक्यूल से नहीं बनती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि इतने ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तब मीनिंगफुल टर्म है गैस का। 10, 20, 50 छोड़ो, लाख करोड़ भी छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम इसे लगाते हैं तो मीनिंगफुल तो नहीं है, पर फिर भी अगर पूछता है तो PV इक्वल्स टू KT हो जाएगा। एक तीसरा फॉर्म भी है आइडियल गैस इक्वेशन का, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा फॉर्म है और वो है PV इक्वल्स टू MRT। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसी पे बताना चाहूँगा, जैसे ये P इक्वल्स टू NKT और K की जगह हम R/NA लिख लें, R/NA और इनटू T, तो ये जो टर्म है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आप जानते हैं क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, ठीक है, NRT, ठीक है। इसी तरह से अब ये एक और इक्वेशन मैंने यहाँ नीचे लिखी है, एक और इक्वेशन मैंने नीचे लिखी है, PV इक्वल्स टू MRT। इससे ये जो M है और R ये छोटा वाला है, कैपिटल नहीं, गलत लिखा था, तो ये M यहाँ पे क्या है, बाकी P और V तो आप समझ रहे हैं, ये M मास ऑफ द गैस है, मास ऑफ द गैस, ऑफ द गैस। और कोई भी मास हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए मोलर मास तो 2 होता है हाइड्रोजन के लिए, लेकिन 1 ग्राम ले रहे हो हाइड्रोजन, आधा ग्राम ले रहे हो, 20 ग्राम ले रहे हो, जो भी मास है वो है, ये मोलर मास नहीं है, ध्यान रखें, मोलर मास नहीं है, मोलर मास नहीं है, कोई भी मास है। जैसे ऑक्सीजन है,
10 ग्राम आपने ली तो वो 10 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ m की वैल्यू 10 ग्राम में लेंगे। ठीक है, 32 ग्राम मोलर मास है, ये गिवन मास ऑफ द गैस है, और ये जो R है इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पर R/m। अब इसमें ये जो m लिखा है, ये जो m है, दिस m इज नाउ मोलर मास। ठीक है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ नॉट मोलर मास, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है तो एक गिवन गैस के लिए तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आने वाली है, क्योंकि m की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी। तो अब जैसे हाइड्रोजन के लिए होगी तो m की जगह मैं 2 रखूंगा, हीलियम के लिए होगी तो m की वैल्यू मैं यहाँ 4 रखूंगा। तो आप देखेंगे स्मॉल r की वैल्यू अलग अलग आएगी, गैस स्पेसिफिक है इसीलिए नाम में स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक है, गैस टू गैस वैल्यू अलग आएगी। स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन m मोलर मास। नाउ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन दिस, तो ये वैल्यू आप देखेंगे m की वैल्यू सबसे कम हाइड्रोजन के लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए होती है, तो r की स्मॉल r की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी किसके लिए, मैक्सिमम फॉर H2। ठीक, तो ये आ गया, और आप इसमें चाहो तो चेक PV इक्वल्स टू m, और ये स्मॉल r को कैपिटल R अपॉन कैपिटल M अगर हम लिख देते हैं और इनटू T, तो ये जो चीज है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो nRT आ जाएगा। दिस इज हाउ वी गेट इट। अब हाँ, इसमें m मास जो हो सकता है वो 1 ग्राम भी हो सकता है, ये तो m ग्राम के लिए है, इसमें 1 ग्राम भी हो सकता है। जैसे nRT में n नंबर ऑफ मोल 1 भी हो सकता है, लेकिन इसमें nKT वाले में n1 मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हो, पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि गैस मीनिंगफुल तब है जब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो। तो 1 ग्राम तो भी बहुत ह्यूज अमाउंट होगा, 1 ग्राम भी अगर हम ले रहे हैं तो भी बहुत ह्यूज अमाउंट होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये गैस की 3 इक्वेशन है, जैसी जरूरत हो वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो अब इसमें देखिए, इसके लिए जरूर मैं यहाँ पे कहूँगा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये फॉर m ग्राम ऑफ गैस, फॉर m ग्राम ऑफ गैस, और ये PV इक्वल्स टू स्मॉल RT, दैट इज फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, 1 ग्राम के लिए आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ऊपर वाले को भी ये फॉर n और PV इक्वल्स टू RT, ये फॉर 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के लिए। ठीक, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद आते हैं, इक्वेशन तो आपने खूब यूज करी है, आगे क्वेश्चन वगैरह तो खैर मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। अब इसमें कुछ लॉज हैं, और वो लॉ जो 3 पैरामीटर हैं गैस के, मेन पैरामीटर, किसी भी गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। 3 पैरामीटर, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, एक चौथा भी होता है नंबर ऑफ मोल। तो इनको लेके डिफरेंट डिफरेंट गैस लॉज हैं। ठीक है, उनमें कुछ नाम, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हालांकि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन केमिस्ट्री में तो आप पढ़ते होगे। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ द डेंसिटी। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने बता दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में फिजिक्स में नहीं है, ध्यान रखना, फिजिक्स में नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, वो पूछते भी हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, अभी हमारा जो सिलेबस है, अब आप जैसे क्वेश्चन लगाते हो डिफरेंट सोर्सेज से,
तो आपके पास जो बुक होगी या बुकलेट होगी तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो अब जैसे आज की डेट में नीट का एग्जाम ही हो रहा है, एम्स का नहीं होता। तो एम्स का तो सिलेबस भी आपको पता है कोई डिफाइंड था नहीं, है ना? पहले भी नहीं था कोई सिलेबस डिफाइंड, कहीं से भी क्वेश्चन आते थे। बट हाँ, ये है कि 98% सिलेबस आपका वही होता था जो नीट का था, लेकिन 2% सिलेबस ऐसा होता था कहीं से कोई एक आध सवाल ऐसे आने की पॉसिबिलिटी रहती थी जो आपको न पढ़ाया गया हो। तो टीचर को ही नहीं पता है सिलेबस, जब कहीं लिखा ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ाए वो। खैर, तो कई बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के लगा रहे होंगे डिफरेंस प्रोसेस से, तो आपको लगेगा कि ये तो सर ने पढ़ाया नहीं और ये तो यहाँ दिया हुआ। भैया आप देखो ना कौन से कंपटीशन का है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ एकदम अपडेट रहता हूँ, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जेई मेन और आईआईटी एडवांस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आज की डेट। अब आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो हो सकता है जैसे मेडिकल में सीपीएमटी का भी एग्जाम होता था पहले, अब एम्स भी पुरानी बात हो गई, एम्स के भी क्वेश्चन आते थे, तो आपको मिल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछोगे मैं बताऊँगा भी। लेकिन वो सिलेबस का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। नीट का सिलेबस हमें मेडिकल में तो नीट का ही फ़ॉलो करना है और इधर आईआईटी के लिए मतलब जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वो आईआईटी जेईई मेन। इसमें भी मैं और क्लियर कर दूँ, जेईई मेन का सिलेबस ज़्यादा है आईआईटी एडवांस से। पहले भी मैंने बताया जैसे मैग्नेटिज़्म नाम का चैप्टर जो पढ़ा था हमने, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, वो आईआईटी एडवांस में नहीं है, जेईई मेन में है, राइट? इसी तरह से सेमीकंडक्टर आईआईटी में नहीं है, जेईई मेन में है। ठीक है? तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, कुछ आपको जेईई मेन के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, एनसीईआरटी में जो दिया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें भी अभी क्या है कि लास्ट ईयर से बोर्ड के लिए भी थोड़ा-सा चेंज किया था सिलेबस में, सेमीकंडक्टर में भी ट्रांजिस्टर हटा दिया था। अब आपको ये भी देखना होगा कि सेमीकंडक्टर में जेईई मेन में, एडवांस में तो है नहीं, जेईई मेन में और नीट में सेमीकंडक्टर है या नहीं है, वो भी अपडेट आपको होके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी लेटेस्ट सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है, मैंने तो पढ़ा ही दिया पहले, मॉडर्न फिजिक्स आपको करा ही चुका हूँ, तो उसमें पढ़ा दिया मैंने आपको, ट्रांजिस्टर पढ़ाया है, ठीक है? तो ट्रांजिस्टर बोर्ड में से हटा दिया, तो वो अपडेट भी है क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो कर दें। तो मैं उस सिलेबस को लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि पढ़ते समय वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन-सी चीज़ हमारे सिलेबस में, कौन-सी नहीं है। टू बी वेरी प्रिसाइज़ आपको रहना होगा और सिलेबस के बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें अभी कोई पीएचडी तो खट करनी नहीं है। अभी आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक जाना है तो साइंस की स्ट्रीम लेंगे, है ना? तब आप वो सब चीज़ें, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में जो कोर्स का है वही पढ़िए और कोशिश करिए कि उस विदिन टाइम लिमिट में आप अपने सिलेबस को 2-3 बार कम से कम रिवाइज़ कर लें। और इसके लिए ज़रूरी है कि फालतू की चीज़ों को इग्नोर करके कोर्स पे फ़ोकस करना है, ठीक है? पढ़ाने के लिए लोग डिफरेंट-डिफरेंट पढ़ाते हैं, फिर कई बच्चों को ये लगता है कि देखो सर ने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, बट आप समझदार हो, है ना? तो ये भी थोड़ा देखना है सिलेबस को लेके आप चलिए, ठीक है? तो अब देखिए इसके बाद बॉयज़ में वेरियस गैस लॉ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसमें सबसे पहला जो लॉ है, वो है बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ क्या है? इसी से पीवी इक्वल टू एनआरटी से सारे लॉ को समझा जा सकता है। बॉयज़ लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, केवल इतना नहीं बोलना है, कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स्ड मास या नंबर ऑफ मोल्स भी बोलना है। क्योंकि बॉयल्स लॉ आप जानते तो है, पीवी कांस्टेंट होता है। पर भैया पीवी कांस्टेंट तो तब होगा ना जब एनआरटी कांस्टेंट हो, और एनआरटी में केवल टेम्परेचर को कांस्टेंट कह दिया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कहे नहीं। आपने कहा कि वो तो कांस्टेंट ही होंगे, क्यों होंगे? एक बैलून है और एक बैलून में से आपने हल्का सा होल कर दिया, पंचर कर दिया, अब हवा निकल रही है। तो आप देखोगे हवा जब बाहर निकल रही है तो बैलून का वॉल्यूम कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और आप देखोगे ये पहले जितना टाइट लग रहा था वो उतना टाइट अब नहीं होगा, जैसे-जैसे हवा लीक करी ढीला सा भी हो रहा है, यानी प्रेशर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो पीवी कांस्टेंट कहाँ रहा है इस सिचुएशन में? पता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब गैस बाहर लीक कर रही है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है और कहना ज़रूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ-साथ नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। यानी गैस का मास भी फिक्स है, ये भी बोलना पड़ेगा। तो एट कांस्टेंट
temperature and fixed mass of the gas. Fixed mass of the gas. Pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume, या हम कह सकते हैं PV कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. ठीक है, यही बॉयल्स लॉ है. अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं. तो इनवर्स वाला ग्राफ है P और V में, तो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये पहले भी मैंने आपको बताया. फिर इसमें कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे यहाँ प्रेशर है और यहाँ 1/V है. तो अब ये कैसा, आप देखो ये P है y एक्सिस पे और 1/V है ये x एक्सिस पे, तो y प्रोपोर्शनल टू x हो गया. तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. लेकिन यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है. और मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर आपने ओरिजिन से जाएगा लेकिन स्टार्ट ओरिजिन से नहीं करना है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू आपने 0 कर दी, और इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ ओरिजिन से जाएगा जरूर, लेकिन उसको थोड़ा आगे से शो करना है. ठीक है, तो ये आ जाएगा. इसमें और भी पॉसिबल हो सकते हैं ग्राफ, जैसे PV को P के साथ या V के साथ बनाया जाए. तो हमें पता है प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ भी करो, PV कांस्टेंट रहता है, इसलिए ग्राफ फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. तो ये भी हो सकता है. फिर इसमें फर्दर और एडिशन करना हो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है. इसमें यहाँ पे PV ले लिया और इधर हमने 1/P या 1/V ले लिया. ठीक है, तो इसमें भी ये कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि PV कांस्टेंट रहने वाला है. ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ. इसमें ग्राफ वगैरह की जरूरत पड़ेगी. ठीक, और बॉयल्स लॉ आगे हम देखेंगे कि बॉयल्स लॉ किस में ओबे होता है, कौन से प्रोसेस में ओबे होता है. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेगा कि इन विच प्रोसेस बॉयल्स लॉ इज ओबेड. 4 कॉमन प्रोसेस है भाई. थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ओबे होगा. एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल पे रखता हूँ, ग्राफ वाले दूसरे का. इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम प्रेशर में 25% का इंक्रीमेंट करते हैं, pressure of the gas is increased by, if pressure of the gas is increased by 25%, if pressure of the gas is increased by 25%, what will be the increase or decrease in volume of the gas at constant temperature. ठीक है, तो एक जनरल परसेप्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने. एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि अगर हम प्रेशर को 25% बढ़ा रहे हैं और इनवर्स का रिलेशन है, तो वॉल्यूम भी 25% कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेटेड, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा. तो मैंने पूछा भी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं. तो ये तो कंफर्म है, इनवर्स का रिलेशन है तो डिक्रीज ही करेगा. लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि 25% बढ़ाया है तो इधर वॉल्यूम 25% कम होगा, लेकिन ये गलत है. 20% आंसर आएगा. तो प्रेशर को 25% बढ़ाने का मतलब हुआ कि P था और अब 25% इंक्रीज कर दिया, यानी कि P + 25/100P. इसका मतलब हुआ भैया 1.25P. इसका मतलब हुआ 5/4P. तो अब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं. तो P1 में P था, वॉल्यूम V था,
अब नया प्रेशर 5/4 P है और नया वॉल्यूम V डैश हमको निकालना है। तो ये यहाँ से P से P तो गयो, अब V डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/5V यानी कि 0.8V। ये जो 0.8V है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2V। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि V माइनस 20/100V। ये माइनस बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज किया और ये 20/100 बता रहा है कि 20% डिक्रीज किया। ठीक है, तो 20% 25% बढ़ाया था तो 20% डिक्रीज करेगा, माइनस साइन बता रहा है डिक्रीज। तो ऐसे इनवर्स वाले रिलेशन में ध्यान रखना, ये कोई लीनियर रिलेशन नहीं है, इनवर्स का रिलेशन है। तो इसमें कभी ऐसे नहीं कहना कि 25% अगर इंक्रीज किया है तो 25% डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला है, और भी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी पहले लॉ पढ़ लेते हैं। और अगला लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आगे आपको कराऊंगा